नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स, जिसे आप सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला फाइबर है नायलॉन। नायलॉन क्या है? आपका ताप सुनम्य रेशा है या संश्लेषित रेशा है। ताप सुनम्य रेशा या संश्लेषित रेशा आधुनिक युग का वैज्ञानिक चमत्कार है और वो है नायलॉन। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास, परिश्रम और ज्ञान ने बिना प्राकृतिक रेशों या प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग से विशुद्ध रूप से केवल रासायनिक तत्वों के द्वारा ही ऐसे रेशों की खोज की है जिसकी मजबूती, टिकाऊपन, अस्थायित्व, चमक, कार्यक्षमता, विलक्षण प्रतिस्पंदता एवं तन्यता का कोई भी मुकाबला दूसरा रेशा नहीं कर सकता है। इसका रख रखाव करना, देखभाल करना इतना सरल है कि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी के लिए सर्वथा उपयुक्त वस्त्र साबित हुआ है। इसकी सफाई धुलाई सरलता से हो जाती है, इस्त्री करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब आयरनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। धोओ और पहनो, वॉश एंड वियर के श्रेष्ठ गुण से विभूषित इन वस्त्रों के रख रखाव में अत्यंत कम श्रम, शक्ति और समय लगता है। अपनी इसी विलक्षण गुण के कारण नायलॉन काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। वैज्ञानिकों के मन में ये भावना थी कि क्यों नहीं ऐसे रेशे का उपयोग किया जाए जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार का प्राकृतिक रेशों का उपयोग नहीं करना पड़े या प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग नहीं करना पड़े। और इसी रेशों को ध्यान में रखते हुए, इसी बातों को, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने काफ़ी मेहनत किया और इन्होंने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये जो तत्व हैं, इन तत्वों के ही मिश्रण से रेशों को तैयार किया जाए। तो पहला मेहनत इन्होंने करी और रेयॉन बना। रेयॉन में भी आपने देखा कि कागज़ या लकड़ी का पल्प, बांस का पल्प या कॉटन लिंटर्स, इनका उपयोग किया गया, मतलब वो भी प्राकृतिक चीज़ों को आपको उपयोग करना पड़ा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सोचा कि इस तरह का रेशों का उपयोग किया जाए जिसमें कि प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग ही नहीं हो, और इसी का जो परिणाम निकला ये बना अपना नायलॉन। और नायलॉन आज देखते हो पहला प्राकृतिक रेशा, सिंथेटिक रेशा है या थर्मोप्लास्टिक रेशा है, पहला है। और आज इतने प्रकार के सिंथेटिक रेशे तैयार हो गए हैं कि उनको धोना, सहेजना, रखना, पहनना बहुत ईजी हो गया है। इसीलिए आज गरीब हो या अमीर सभी सिंथेटिक रेशे को ज़्यादा उपयोग करते हैं। जानते हैं कि इसको मेंटेनेंस में खर्चा नहीं आएगा। अगर आप सिल्क लेते हो तो उसको आपको ड्राई क्लीनिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप हाथ से धोओगे, साबुन से धोओगे, नष्ट हो जाएंगे। रेयॉन है, उसकी भी से वही कमियां हैं। और आपका कॉटन है तो जैसे आप धोओगे तोड़ मुड़ जाएगा, वापस इसको आयरनिंग करोगे तब कहीं पहनने लायक बनेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, इन सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए सिंथेटिक रेशे का निर्माण किया गया और ये बना नायलॉन। और यही कारण है इतना लोकप्रिय हुआ नायलॉन कि इसको जादुई रेशा कहा जाता है, मैजिक फाइबर इसको कहते हैं। और इन्होंने, इस रेशे ने जीवन को सुगम बना दिया है, इसीलिए इसको सुगम जीवन रेशा भी कहते हैं, इजी लाइफ फाइबर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता है? धोना आसान, सुखाना आसान, आयरनिंग की ज़रूरत नहीं, रख रखाव आसान। अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहन करके कहीं ट्रेन में, बस में बैठ जाते हो और फिर कहीं आपको ऑफिस जाना होता है तो टूटता मुड़ता नहीं है। लेकिन अगर सिंथेटिक कपड़े को के जगह पर अगर आप कॉटन कपड़े पहन करके आप कार में बैठ जाते हो, गाड़ी में बैठ जाते हो, ट्रेन में बैठ जाते हो, तो आप देखते हो कि दूसरे दिन या पिछले 2-4 घंटे के बाद वो इस लायक नहीं रहता है कि ऑफिस आप जा सको, टूट मुड़ जाते हैं। जहाँ से आप बैठते हो वहीं से वो मुड़ जाते हैं। इसी कारण जादुई रेशा इसको कहते हैं, नायलॉन रेशा को, क्योंकि इसमें वास्तव में अद्भुत और विलक्षण गुण है। नायलॉन के वस्त्रों की इस्त्री की जरूरत नहीं पड़ती है। वस्त्रों के हल्के का जो हल्कापन है वह भी बहुत इतना हल्का होता है जिसका कोई जवाब नहीं है। बिना इस्त्री के ही वस्त्र सदा ताजे और नए प्रतीत होते हैं।
शीत ऋतु, यात्रा के समय और व्यस्त दैनिक जीवन में ऐसे वस्त्र पहनना उपयुक्त रहता है। वास्तव में इन रेशों को जादुई चिराग से उत्पन्न जादुई रेशा आप मान सकते हो, कह सकते हो। ताप सुनम्य रेशे कैसे तैयार किए जाते हैं, यह मैं आपको बताऊं। ये पॉलीमर रसायन से तैयार किए जाते हैं। इन्हें कृत्रिम रेशा, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। तो रेशम का ये जो आपका नायलॉन का रेशा है उसके कितने नाम हो गए। एक तो मैजिक फाइबर है। आपके प्रश्न आ सकते हैं कि मैजिक फाइबर किसे कहते हैं, तो आपका ये रेशा का नाम आएगा नायलॉन। अगर ये कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हो नेट का, स्लेट का, और अगर उसमें आता है इजी लाइफ फाइबर्स किसको कहते हैं, सुगम जीवन रेशा किसको कहते हैं, तो उसका नाम में भी नायलॉन पहले आएगा। उसके बाद अगर इसको जादुई रेशा कहोगे तो मैजिक रेशा है। तो इसके 3 नाम हो गए, जादुई रेशा, कृत्रिम रेशा और कौन सी रेशा, सुगम जीवन रेशा। इससे जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं कि जादुई रेशा का निर्माण कैसे होता है, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए। इसी प्रकार से अगर ताप सुनम्य रेशा सबसे पहले कौन है, पहला ताप सुनम्य रेशा, तो नायलॉन का नाम बताओगे। तो ये जो मैंने बताए 3-4 नाम, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद नायलॉन के बाद नित्य प्रति नए नए प्रकार के कृत्रिम रेशों का आविष्कार हो रहा है। नायलॉन, डेक्रॉन, ऑर्लॉन, विनायन, एक्रिलॉन, पॉलिस्टर आदि अनेक ताप सुनम्य रेशे हैं। और आज इतने प्रकार के ताप सुनम्य रेशे हो गए हैं कि आप इसको पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा रेशा है और क्या उसका नाम है। इसकी शक्ति, चमक, मजबूती, लचीलापन, कोमलता, कार्यक्षमता, सौंदर्यता, स्थायित्व आदि का मुकाबला कोई भी प्राकृतिक रेशा नहीं कर सकता है। संश्लेषित रेशों के निर्माण में वास्तव में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। अब इसका देखते हैं उद्गम और इतिहास। नायलॉन रेशा का उद्गम और इतिहास कैसे है, क्या इसके पीछे ओरिजिन रही है और इसका क्या हिस्ट्री है, इस पर एक नज़र अपन डालते हैं। तो देखते हैं कि नायलॉन का रेशा 20वीं शताब्दी की एक अनुपम देन है। नायलॉन की खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स को। इन्होंने सन 1929 ईस्वी में अमेरिका की ड्यूपॉन्ट डी नीमस एंड कंपनी ने अनुसंधान के द्वारा पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार किया। और पॉलीमर का नाम का जो रसायन बना उसको हम वो कैसे बना, पॉलीमेराइजेशन से बना। पॉलीमेराइजेशन का सामान्य सा अर्थ है अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्र करना। पॉलीमेराइजेशन, पॉली मीन्स मैनी। पॉलीमेराइजेशन के बारे में जानने की उनकी गहरी रुचि थी। इस रुचि ने उन्हें पॉलीमाइड मिश्रण को जन्म दिया और इस मिश्रण को उन्होंने टीन में भरकर, जिसमें बारीक बारीक छिद्र थे, से टपकाया। तो छिद्रों से निकलने के पश्चात ये जो पॉलीमाइड था सूखता गया और धागों का आकार ग्रहण करते गया। खींचने के पश्चात उससे और भी बारीक धागा बना जो अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना कहीं अधिक था। धागा अत्यंत बारीक, लचकदार, मजबूत और रेशम के समान चमकीला था। इस पर निरंतर प्रयोग होते रहे और अंततः नायलॉन के धागे का निर्माण हुआ। तो इसकी इतिहास हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने नायलॉन का आविष्कार किया। इसलिए अगर आप कहते हो कि अगर नायलॉन का जो पहला बंदा है जिसने नायलॉन का रेशों का निर्माण किया है तो वो है ड्यूपॉन्ट कंपनी के डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स। सन 1935 में जो पॉलीमर बने थे वे हेक्सा मिथिलिन डाइअमीन तथा एडीपी अम्ल से मिलकर बने थे। इन दोनों ही रसायनों में कार्बन के 6 अणु विद्यमान थे। इसलिए इसके मिश्रण से जो पॉलीमर बने उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर 66। क्या नाम दिया गया, पॉलीमर 66। इस प्रकार प्रारंभ में जो नायलॉन का निर्माण हुआ उसे 66 पॉलीमर कहा गया। बाद में सन 1938 में इसका नाम नायलॉन रखा गया। अगर आप देखोगे नायलॉन का कोई शाब्दिक अर्थ है तो कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है।
बस यूँ ही बोलचाल की भाषा में बोलना आसान होता है, अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं, इसका नाम नायलॉन रखा गया और नायलॉन से इसे संबोधित किया गया। सन 1940 ईस्वी में नायलॉन के रेशे से निर्मित हौजरी वस्त्र बाजार में बिकने लगे। आज भी आप देखते हो मोजे आपके जो हैं नायलॉन के बने होते हैं और जिसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप पहनते हो तो आपके पैरों में आकर के बिल्कुल फिट हो जाते हैं। इसी तरह से जो अंडर गारमेंट्स है वो भी, उनमें भी नायलॉन का काफ़ी उपयोग होता है, क्योंकि इनमें फैलने और सिकुड़ने की जो विलक्षण गुण होता है, जो विलक्षण क्षमता होता है, इसके कारण नायलॉन काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी लोग इसको पसंद करने लगे। 66 पॉलीमर नायलॉन निर्माण के लिए उपयुक्त है। आज भी इस पॉलीमर से नायलॉन का निर्माण किया जाता है। तो नायलॉन के निर्माण प्रक्रिया को अगर हम समझते हैं तो देखो, ये जो चरण है, तो पहला चरण है पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया की। पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है, आप ये देखिए कि नायलॉन रेशे का निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला है, एक चेन है, कॉम्प्लेक्स चेन है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व हैं। इन चारों तत्वों को एक निश्चित और नियंत्रित अनुपात तथा संगठनात्मक व्यवस्था में मिलाया जाता है। मतलब इसे कंट्रोल, प्रोपोर्शन और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स में इसको मिलाते हैं और इन सभी तत्वों का अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि इससे किस प्रकार का नायलॉन बनाया जाएगा। नायलॉन निर्माण के लिए पहले कोल तार, पेट्रोलियम या अन्य रासायनिक कच्ची सामग्री से पहले हेक्सामिथिलीन डायमीन तैयार करते हैं और एडिपिक अम्ल नामक रसायनों का निर्माण करते हैं। इसमें 2 रसायन होते हैं, एक होता है एडिपिक अम्ल और दूसरा होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन। और हेक्सामिथिलीन डायमीन, इन रसायनों का संयोग से पहले बनता है नायलॉन साल्ट। और जब नायलॉन साल्ट बन जाता है तो इस नायलॉन साल्ट को ऑटोक्लेव, एक प्रेशर कुकर नुमा बर्तन में इसको रख करके गर्म करते हैं। और जब गर्म करते हैं तो इनके जो छोटे छोटे अणु हैं वे आपस में मिल करके बड़े बड़े श्रृंखला बना देते हैं और जिसको हम लीनियर सुपर पॉलीमर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर सुपर पॉलीमर। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील पर बहा करके रिबन के रूप में तैयार कर लेते हैं और इसके पश्चात जब रिबन तैयार हो जाता है तो इस पर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे ये रिबन जो है जम जाता है और जमे हुए रिबन को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और रिबन के छोटे टुकड़े फ्लैक्स कहलाते हैं। इस फ्लैक्स के छोटे टुकड़े को पिघलाते हैं फिर, और उसे गाढ़ा कोलॉइडल घोल बनता है और इस कोलॉइडल घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारते हैं। और जब स्पिनरेट के छिद्रों से होकर के गुजारते हैं तो जैसे आपने देखा था कि रेयन का रेशा तैयार हुआ था, उसी प्रकार से इसका भी रेशा स्पिनरेट के छिद्र से जब निकालते हैं तो इसका रेशा नीचे गिरता है। और जब ये नीचे छिद्र से निकलता है तो हवा के संपर्क में आकर के ये रेशा ठोस और कड़ा बन जाता है। फिर इन कड़े रेशों को कंडीशनर में से होकर के गुजारते हैं और यहाँ आकर के ये थोड़े नरम हो जाते हैं और इसी स्थिति में यहीं पर इन रेशों में ऐंठन दे करके इनको बट लिया जाता है। और बटने के पश्चात नायलॉन के अति सूक्ष्म रेशों से सुंदर जो आज आप वस्त्र देखते हैं, बनियान है या मौजे हैं या अंडरगारमेंट्स है या अथवा कोई भी नायलॉन के जो कपड़े आप देखते हो, वो बहुत ही सुंदर, मजबूत और लचीला धागा तैयार होता है, जिससे में अद्वितीय चमक होती है, बहुत ही सुंदर होता है और इसे आप मनपसंद चीज़ें परिधान तैयार करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जब ये आपका धागा तैयार हो जाता है तो इसको रेशों को खींचते हैं, नायलॉन के रेशों को खींचते हैं। और पहले भी बताया था कि यह अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना अधिक लंबा हो जाता है और खींचने से पूर्व नायलॉन की जो आणविक रचना और व्यवस्था है वो फ्लैक्स के समान ही अव्यवस्थित रहती है। इनकी मजबूती, लोच, चमक एवं पारदर्शिता भी कम ही रहती है। खींचने से रेशों के अंदर की आणविक बनावट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर व्यवस्थित हो जाते हैं। अणु सीधे आपस में सटे हुए, समानांतर एवं व्यवस्थित होकर गहरी श्रृंखला में आबद्ध हो जाते हैं। रेशों का व्यास कम हो जाता है तथा वे अत्यंत ही महीन और लंबे हो जाते हैं। पूर्ण खिंचाई के पश्चात धागे मजबूत, चमकदार, पारदर्शक, प्रत्यास्थ, लचीले, नमनीय और प्रतिस्पंदता के गुण से परिपूरित हो जाते हैं। इसके बाद जो चौथा आता है वो खास करके होता है चमक कम करना। पहले भी मैंने बताया कि रेयन के और नायलॉन के जो आर्टिफिशियल फाइबर तैयार किया जाता है उसमें अद्भुत चमक होती है, अनोखी चमक होती है और एक ऐसी चमक होती है जो आंखों को अखरती है, चुभने वाली होती है।
तो ऐसा कपड़ा कोई भी पसंद नहीं करेगा, न पहनने वाले को शोभेगा और न ही देखने वाले को अच्छा लगेगा। तो इसकी ऐसी चमक नहीं हो, इसलिए इसके चमक को कम करना आवश्यक हो जाता है और इसके लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड या टिटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं। और इसको, इन रसायनों को, कोई सा भी टिटेनियम ऑक्साइड ले सकते हो, बेरियम सल्फेट ले सकते हैं अथवा जिंक ऑक्साइड, इन रसायनों को, कोई एक रसायन को नायलॉन हेतु तैयार पॉलीमाइड घोल में मिला देते हैं, परंतु इसकी कितनी मात्रा पड़ेगी यह कार्य निपुण विशेषज्ञ द्वारा ही संपन्न किया जाता है और विभिन्न डिग्री की चमक लाने के लिए इसकी मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार से आज हमने नायलॉन के निर्माण प्रक्रिया को समझा है। कल हम नायलॉन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आगामी वीडियो में इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये कितने टिकाऊ होता है, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।